जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हाथरस केस में बड़ी खबर, जहां पर फंडिंग के सबूत मिले हैं। 50 करोड़ रुपए सिर्फ मॉरिशस से ही आए हैं। पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। हाथरस केस में ये बड़ा अपडेट है, जहां पर जातीय दंगे फैलाने की साजिश रची गई है। यूपी सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है। जांच एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि जातीय दंगा फैलाने की कोशिश थी, यहां साजिश हुई। 100 करोड़ की फंडिंग पीएफआई को हुई है, जिसमें सिर्फ 50 करोड़ सिर्फ मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई है, जबकि पीएफआई को कुल मिलाकर 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। इसमें 15 इस्लामिक देशों का भी जिक्र है। हालांकि जैसे जैसे जांच एजेंसियां इस मामले में और जांच करेंगी और कई एंगल निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ईडी विदेशी फंडिंग को लेकर जांच अब तेजी से आगे बढ़ा रही है और ये जानने समझने की कोशिश है कि पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग आखिर कहां से और किस मंशा के साथ हुई है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। विजय, 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से होना, पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग होना, इशारा साफ साफ है। यूपी सरकार के सूत्रों के हवाले से जो खबर है जातीय दंगों को लेकर, अभी तक और क्या कुछ हाथ लगा इस जांच में? बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरी जांच को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसमें अब एक नई बात आ रही है कि करीब 50 करोड़ के आसपास की फंडिंग जो है वो मॉरिशस से की गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल कोई ऐसा पत्र सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के जरिए से ये खबर आ रही है। हालांकि इस बीच कई सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। एक नई बात इसमें यह आई कि इस पूरे मामले पर एक FIR जो है वो अब दर्ज की गई है। इन चारों हुई जो युवक गिरफ्तार हुए थे उस पर एक FIR जो है वो आज दर्ज की गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये लोग COC संगठन के नाम से ये पूरा सोशल मीडिया के जरिए से हाथरस मामले पर अपनी बातों को कह रहे थे। अपनी इन सभी चीजों को वो ये सोशल मीडिया के जरिए से चीजों को आगे पहुंचा रहे थे। हालांकि इन सब के बीच एक नई चीज ये है कि इस बीच कांग्रेस ने यहाँ पर जो एफिडेविट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कॉपी जो है वो इस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सार्वजनिक की है और सरकार के ऊपर कई मामलों को लेकर के सवाल भी खड़ा किया है। क्योंकि जो यहाँ पर एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें से कहीं से भी इस बात की का जिक्र नहीं है कि जो वेबसाइट है या इस तरह के हाथरस से जुड़ी हुई वेबसाइट्स को लेकर के कोई चर्चा हो। उसमें एक अमेरिकी वेबसाइट का जिक्र जरूर है, लेकिन अमेरिका में ही उस वेबसाइट के जरिए से जो घटनाएं हो रही हैं उनका जिक्र उसमें किया गया है। हालांकि उसमें जो एफिडेविट दाखिल हुआ है उसमें भी मृतका के शरीर को क्यों जलाया गया है इसके बारे में भी इस चीज को भी लेकर के बातचीत की गई है कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनके फॉलोअर ही 4000 या 5000 है, तो जिनका इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए से साजिश को फैलाने की बात कही गई है। तो इन सब चीजों को भी लेकर के अब नया डेवलपमेंट हुआ है। यानी जिस एफिडेविट या जिस साइट की बात या जिस पीएफआई की बात लगातार सरकार की तरफ से पिछले 3 दिनों से चर्चा में लाई गई थी, उसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस ने बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के ही एफिडेविट को सामने रख करके सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और बाकायदा इन सब चीजों का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि मृतका के शरीर को जो जलाया गया है उसमें जो एफिडेविट में बातें दाखिल की गई उसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की घटना, जो बुनियादी सवाल है इस केस में वो लगातार इंडिया न्यूज भी उठा रहा है, उठाते हम रहेंगे। प्रशासन से हम भी सवाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब जब पीएफआई कनेक्शन, अब जब जातीय दंगों का जिक्र है, इसमें बेकार की राजनीति तो ना करे विपक्ष। और साथ ही साथ मुझे जानकारी आप दीजिएगा, कुछ 15 ऐसे इस्लामिक देशों का भी जिक्र है इस फंडिंग के पीछे, तो जांच एजेंसियों के हाथ क्या लगा? साथ ही जो 4 पीएफआई कार्यकर्ता हैं उनसे पूछताछ अब तो कई घंटों की गुजर चुकी है, वहां से कोई इनपुट है क्या आपके सूत्रों के हवाले से?
देखिए, तीन बातें हैं इस पूरे ही घटनाक्रम में। सबसे पहला ये कि पीएफआई संगठन का जो जिक्र है, जो चर्चा है, वो पहली बार नहीं आई है। पीएफआई का जिक्र इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। पूरे देश में पीएफआई संगठन की चर्चा हो चुकी है और बड़े ही तेज आवाज में इसको बैन करने की मांग उस समय भी उठी थी और इस समय भी उठी है। जाहिर है कि एक बार फिर से पीएफआई की चर्चा है और जो चारों सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक प्रेस नोट जो है वो सामने आया है, जिसमें एक एफआईआर की कॉपी सामने आई है और एफआईआर की कॉपी में सीओसी संगठन का नाम कुछ लिया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है और चारों को जो युवक हैं उसके सदस्य के रूप में उसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले पीएफआई संगठन का भी नाम उसमें जरूर लिया गया था। तो चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरफ टर्न हुई है। ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर के जाहिर है कि अगर किसी देश को लेकर कोई साजिश हो रही है या इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और पिछली बार ही सरकार को इस पूरे मसले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्हीं के मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर एक खुलासा किया गया था कि पीएफआई का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं से सिमी से जुड़ा हुआ है और सिमी संगठन के बारे में आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के साथ में इसका जुड़ाव है। तो पिछली बार भी बड़ी मुखर तरीके से इस बात को उठाया गया था कि पीएफआई संगठन को बैन किया जाए। हालांकि लेकिन अफसोस बैन हुआ नहीं। साथ ही आप सीओसी जिसका जिक्र कर रहे हैं, 4 कार्यकर्ताओं का जो संबंध सीओसी से बताया जा रहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने सूत्रों के जरिए इस पर जानकारी जुटाइएगा कि सीओसी आखिर है क्या, पीएफआई कार्यकर्ता इस सीओसी से क्या संबंध रखते हैं, क्या कुछ खास इंस्ट्रक्शंस इन चारों लोगों को दिए गए थे, इनके पास से क्या संदिग्ध सामान मिला है, इससे क्या जानकारी मिली है, लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। विजय, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच ऐश्वर्य जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हाथरस के उस गांव में मौजूद हैं जहां पर पीड़िता के साथ गैंगरेप की बात हुई और फिर उसकी मौत हो गई। ऐश्वर्य, हम देख रहे थे आप आरोपी की मां से बात कर रहे थे, भाई से बात कर रहे थे, सुबह से अब तक का डेवलपमेंट आप पल पल का पहुंचा रहे हैं। अब तो बाकायदा सीसीटीवी लगा दिया गया है, आने जाने वालों पर कड़ा पहरा है, अब निगरानी सभी की रखी जा रही है। ये सीसीटीवी किस लिहाज से लगा है? देखिए, जब जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से इंडिया न्यूज की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी की गई थी पीड़िता के परिवार से कि उनको कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, पुलिस की और भी बल को वहां पर तैनात किया गया है जिससे कोई भी बाहरी शख्स उन तक ना पहुंच पाए। मेटल डिटेक्टर का मतलब ये है कि पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि कोई हथियार लेकर उनके घर पहुंच सकता है, इसीलिए सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर दोनों वहां पर लगाए गए हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, क्योंकि लगातार बाहर के लोग कोशिश कर रहे हैं पीड़ित परिवार से पहुंचने की। देखिए, जो टिप ऑफ मिली थी उत्तर प्रदेश सरकार को दंगों से लेकर कई बाहरी शख्सों का वहां तक पहुंचने के लिए, इसी सब को देखते हुए अब सुरक्षा के इंतजाम मुहैया करवाए गए हैं। एसडीएम का ये भी कहना है ये केवल पीड़ित परिवार के लिए नहीं है बल्कि आरोपी परिवार और कई जो क्राइम स्पॉट सीन्स हैं जहां पे एविडेंस भी कलेक्शन एसआईटी द्वारा किया गया था, उन वहां पर भी पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है और पूरी तरीके से अब देखा जा रहा है कि कोई भी मीडिया और पॉलिटिकल डेलीगेशंस के अलावा वहां तक नहीं पहुंच पाए। ऐश्वर्या, तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं पीड़ित पक्ष का जो घर है, वहां पर कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, कितने पुलिस वालों की तैनाती वहां पर है, क्या इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए गए हैं? देखिए, लगभग 2 कंपनीज पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैनात है, यानी 250 से 300 सुरक्षा बल सिर्फ इस गांव के लिए तैनात किए गए हैं। जो पीड़ित परिवार का घर है उसमें 20 से 25 पुलिस जवान अगर आप घर के नजदीक हैं, अगर आप अपनी बात कहते हुए कुछ तस्वीरें हमें दिखा पाएं, फिलहाल वहां पर कैसी तैनाती है, कैसी सुरक्षा चाक चौबंद है, क्या इंतजाम है? मैं थोड़ी देर पहले उनके घर पे ही मौजूद था और ये सारी तमाम बातें मैंने और जानकारी और जो रिपोर्ट वहां से सबमिट करी थी वो मैंने दिखाई है। अभी मैं थोड़ा और आगे आ गया हूं क्योंकि हमें पीड़िता का पक्ष भी जानना है और आरोपी परिवार का पक्ष भी जानना है, तो मैं उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ा आगे आया था। लेकिन साफ तौर पर 20 से 25 कांस्टेबल्स लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और वो हमें जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात करी तो उनका ये कहना था कि जो दंगे भड़काने के लिए जो लोग आ रहे हैं
वो वहां तक ना पहुंच पाए, और इसी के लिए अब हर एक व्यक्ति के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा, भले वो मीडिया से हो, पॉलिटिकल डेलीगेशन हो, जो भी वहां पर आ रहे हैं, और उन तक उनसे ये भी जाना जाएगा कि वो आखिर क्यों मिलना चाह रहे हैं। तो इन तमाम सुरक्षा के लिए लिहाज से वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ऐश्वर्या, लेकिन एक खास जानकारी, पीड़ित जो लड़की थी उसका भाई और आरोपी के बीच में पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा बार बात होना, ये सीडीआर कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो लगातार टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, इनके बीच में इतना ज्यादा बातचीत होना, मतलब इतना तो साफ है कि बातचीत थी, अब ऐसा नहीं है कि दुश्मनी थी। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसकी जांच एसआईटी लगातार कर रही है। जब कल सीडीआर डिटेल्स एटीवी नेटवर्क के हाथ लगी, हम सीधे पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उनसे हमने जाना। मैंने पीड़िता के भाई से, पीड़िता के पिता से और पीड़िता की माता से भी बात करी। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो उनके खेतों में भी कभी कभार काम करने जाते थे, प्रधान से भी बातचीत होती थी, और ये जो नंबर निकला है वो 20 से 22 साल तक उनके पास था, और ये नंबर काफी गांव वालों के पास भी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बार बार उनको फोन करते थे कि क्या कुछ दिहाड़ी का काम है या नहीं है, और इसी के लिए कहीं ना कहीं बात हुई होगी। जब हम आरोपी परिवार से बात करने गए, उनका वर्जन काफी अलग था। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं संदीप का कोई कनेक्शन रहा होगा पीड़िता से, इसी वजह से बातचीत हुई होगी, और इसकी पूरी जांच एसआईटी को करनी चाहिए। कल जब एसआईटी के पास ये सीडीआर डिटेल्स आई तो एसआईटी ने 10 दिन की एक्सटेंशन मांगी, क्योंकि कई पहलुओं को अब कवर करना है एसआईटी को, और इसीलिए अब 16 अक्टूबर की डेट निश्चित की गई है, जब अब एसआईटी और भी जांच करके फाइनल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट करेगी। रिपोर्ट का इंतजार ऐश्वर्या हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा उलझा हुआ सा केस लगता है। यहाँ पीड़ित पक्ष और उनके घर वाले कह रहे हैं कि खेत में काम करने के लिए हम वो जानकारी जुटाने के लिए या फिर पूछताछ करने के लिए फोन किया करते थे कि काम मिल जाए खेत में काम करने के लिए, लेकिन उधर पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित परिवार का अलग वर्जन, लेकिन उधर आरोपी पक्ष कह रहा है कि नहीं हो सकता है कि संदीप और पीड़िता के बीच में बातचीत होती हो, मतलब आरोपी और पीड़िता के बीच में फोन के जरिए कनेक्शन हो, बातचीत हो, और फिर ये केस आगे बढ़ा हो। ये आरोपी पक्ष की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, पीड़िता के पिता ने बयान दिया है, कहा है कि हमने कभी फोन नहीं किया। ये पीड़िता के पिता के जरिए कहा गया, कहा सालों से मेरे पास ये फोन है, और कभी कभी काम को लेकर गांव में प्रधान से हमारी बातचीत होती थी, और वो दबंग लोग हैं, इसीलिए आते जाते वक्त दुआ सलाम होती थी, हालचाल पूछा जाता था, और इसी मसले पर पीड़ित के पिता से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, पीड़िता के पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए लगातार दोनों पक्ष हैं, आरोपी पक्ष है और पीड़िता का पक्ष है, आपका पक्ष है। हम तमाम बातें जनता के सामने रख रहे हैं और सच सामने आना चाहिए, आपकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए सभी बातों को रखना बहुत जरूरी है। और एक बात जो लगातार सामने आ रही है, कल से भी बात सामने आ रही है कि सीडीआर डिटेल्स निकली है, कॉल डिटेल्स निकली है, कितने मिनट बात हुई, 104 बार बात हुई 19 अक्टूबर से लेके 1 साल तक। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग्स के बारे में? ये हमें कुछ नहीं पता है, ये तो वो जे लोग आरोप लगा रहे हैं, या फिर कॉल डिटेल से जिस आदमी से बात वही का है वो तो सब मालूम पड़ेगी कि कौन थे वही हैं। पर ये तो ये अपना ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कोई का कितना है, चूंकि अपने बचवे को कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे वो। हमें तो बेटी को न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कॉल डिटेल्स पे आते तो कभी कोई संपर्क रहा था इनके परिवार से आपका, या फिर पहले कभी बात होती थी फिर बाद में बीच में बात होना बंद हो गई थी, इस तरीके की बातें? क्योंकि 104 बार कॉल रिकॉर्ड निकलना मतलब कहीं ना कहीं आपका फोन नंबर वो रजिस्टर्ड था? हाँ, मेरे नाम पे ही है। अच्छा। नंबर तो मेरे नाम पे ही है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना नंबर है। मेरे नाते रिश्तेदार के फोन आते, और भी क्या कहते नाते रिश्तेदार जो बात भी निकल के आ रही है कि बहुत सालों पहले कभी लड़ाई हुई थी और उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया था। कौन? तो ये लोग तो थोड़ा बहुत पहले से ही ऐसे थे, वो तो 2003-4 में की बात है। तो हमारी तो सरकार थे या मतलब जितने भी जज हतकाएं हमारे, तो हम तो ये सोचते हैं कि गरीब आदमी का दुख समझ के कि ये भी एक नागरिक है कि हिंदुस्तान को, और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें, यही मेरी लास्ट उम्मीद है। देखिए पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनना और फिर लगातार कहीं ना कहीं
आंसू भी आप देख सकते हैं उनकी आंखों में, नम है आंखें, क्योंकि एक बेटी खोई है और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये लगातार जंग लड़ रहे हैं, सभी तरीके की गुहारें लगा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से इंसाफ होता है तो वो इंसाफ इनके साथ होना चाहिए, भले ही वो CBI करे, भले ही वो कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करे, लेकिन इनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़ हाथरस। पिछले एक साल में 104 बार कॉल होना, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। पीड़ित पक्ष कुछ और बात कर रहा है, आरोपी पक्ष का कुछ और कहना है। ऐश्वर्या पीड़ित के पिता से बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से ऐश्वर्या का रुख हम कर लेंगे। ऐश्वर्या, अब हमने देखा सुना, पीड़ित के पिता कोई और बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि काम के सिलसिले में कभी बात हुई हो तो हुई हो, वरना हमने कोई कॉल नहीं किया। आरोपी पक्ष का क्या कहना है, एक बार फिर से बताइएगा आप। देखिए, आरोपी पक्ष में हमारी 3 लोगों से बात हुई है। लवकुश जो एक आरोपी है, उनकी मां से बात हुई। रामू जिनकी मां, जो भी एक और आरोपी है, उनकी मां से बात हुई, और रामू के ही भाई से बात हुई। 3 लोगों से हमारी कल CDR डिटेल्स निकलने के बाद बात हुई है। उन तीनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं संदीप का उस लड़की से कोई कनेक्शन था और इसी के चलते कहीं ना कहीं बात हुई होगी। उनका तो ये भी कहना है कि हमारी कभी भी उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी। एक गांव में आपस में साथ में ही रहते थे और 30 से 40 मिनट की ही दूरी है दोनों के घरों के बीच में। एक बस पतली सी रोड निकलती है और उसके बाद पीड़िता का घर शुरू हो जाता है। तो जब इतने पास रहते थे तो 104 बार एक साल के अंदर पैदल का रास्ता है, बात क्यों होती थी, क्या कारण था, ये तमाम बातों को और कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी निकालने के लिए अब SIT की टीम लग गई है और उसमें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बातें क्यों किया जाए। और जब दोनों बयान इतना ज्यादा एक दूसरे के विपरीत हैं, पीड़ित पक्ष कह रहा है काम के सिलसिले में, आरोपी पक्ष के 3 लोग कह रहे हैं कि संदीप और पीड़िता में कोई कनेक्शन रहा होगा, इसीलिए बातचीत होती होगी, इसीलिए अब SIT को वक्त लग रहा है और ये एक्सटेंशन मांगा गया है अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए। ऐश्वर्या, नजर आप बनाए रखिएगा, साथ ही साथ विजय मिश्रा आप भी नजर बनाए रखिएगा। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज पहुंचाएगा अपने दर्शकों तक। इसी बड़ी खबर के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए।